पर हम लोग देख पाते हैं कि आउट हाउस के बाहर बैठकर अरमान गोलियां पीस रहा है, क्योंकि माधव पोद्दार गोलियां खाने में काफ़ी ज़्यादा नखरे करते हैं, इसलिए उनको चाय में खाने में मिलाकर गोलियां देनी पड़ती है। उसी दौरान विद्या अरमान को कह रही थी कि अब गोलियां पीसना काफ़ी हो गया, पूरी तरह से पीस चुकी है, तुम रुक जाओ। पर अरमान तो अपने किसी और ही ख्यालों में खोया था। जी हाँ, अरमान अपने ही ख्यालों में खोया था, जिसे बार बार आवाज़ देने पर भी वो विद्या की तरफ ध्यान नहीं देता। तो विद्या अरमान का हाथ पकड़कर अरमान से कहती है कि बेटा बस कर, जिस पर अरमान विद्या से पूछने लगता है कि आपको क्या लगता है कि अभीरा क्या फ़ैसला लेगी। मैंने अभीरा पर फैसला छोड़ तो दिया है, पर आपको तो पता है कि लड़की कितनी ऊट पटांग है, ना जाने इसके दिमाग में क्या कब और किस तरह से आ जाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा है, अगर उसने मुझे नहीं चुना तो। जी हाँ, अरमान बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि अगर अभीरा ने उसे नहीं चुना तो क्या होगा। जी हाँ, तभी विद्या अरमान की इस परेशानी को देखकर अरमान को समझाने के बजाय मुस्कुरा रही थी, जिसे देखने के बाद अरमान को काफ़ी बड़ा शौक था। तभी तो वो कह रहा था कि आप मुस्कुरा क्यों रही है, आप मुझे बताइए, इस बात का हल बताइए। जिस पर विद्या कहने लगती है कि अभीरा, मैंने पहले भी तुझसे कहा है कि अभीरा बहुत अलग है और तूने एक ऐसे लड़की से प्यार किया है जो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है। अभी देख जिस तरह से मेरा और माधव जी का रिश्ता है कि अब उन्हें फ़िलहाल चोट लगी है, तो चोट लगी है तो वो थोड़े से गुस्सा हो गए, थोड़े से नाराज़ हो गए, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट करेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी उन्हीं की तरह बर्ताव करूं। मुझे तो प्यार से समझाना होगा। बिल्कुल इसी तरह से अभीरा भी जख्मी है। हालांकि माधव जी का जख्म दिखता है, पर अभीरा का जख्म नहीं दिख रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा और गहरा है। तो तू बस एक अच्छा पति बन, उसके उस जख्म का इलाज बन, उसके उस जख्म की दवाई बन, तू उसका ध्यान रख, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस बात का ख्याल रख, उसके साथ टाइम बिता। जी हाँ, मतलब एक तरह से विद्या समझाती है अरमान को कि अरमान को अपने रिश्ते को किस तरह से मौका देना चाहिए। तो भाई ये तो हो गई दोनों माँ बेटों की बात, पर यहाँ पर ये ज़रा ये तो देख लीजिए कि आखिरकार पोद्दार हाउस में क्या हो रहा है। ये पागलों की फौज, जी हाँ, मनीषा के हस्बैंड, उनके बच्चे और साथ ही क्रिश और चारों छुपते छुपाते जा कहा रहे हैं। जी हाँ, मतलब किसी रेलगाड़ी की तरह चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे पीछे, पर उनकी रेलगाड़ी मिस हो जाती है, क्योंकि पीछे से आवाज़ जो आती है, कहाँ जा रहे हो। अब भाई इतनी बड़ी आवाज़ आने के बाद रुकना तो जायज़ ही था, क्योंकि आवाज़ दादी सा की थी। सब रुक तो जाते हैं, दादी सा आ जाती है सबके सामने और कहने लगती है कि जा कहाँ रहे हैं सब। सबसे पहले तो मनीषा से सवाल किया जाता है, फिर क्या था। मनीषा दादी सा से कहने लगती है कि घर में चीनी खत्म हो गई है, मैं बस वही लाने जा रही हूँ। जिसे सुनने के बाद दादी सा कहती है कि अब तक हमारे घर में कभी भी चीनी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट नंबर मनोज का आता है। मनोज से पूछने पर मनोज कहने लगता है कि भाई साहब ने मुझे कहा था कि एक इम्पोर्टेंट फाइल है जो थाने से उन्हें लाकर देनी है, मैं बस वही देने जा रहा था। तो अब ये क्रिश की बारी, जिस पर क्रिश कहने लगता है कि कुछ दवाई है, दवाई थी जो छूट गई थी, मैं बस वही दवाई देने जा रहा हूँ। तो फिर क्या था, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है छोटी का। जी हाँ, घर की सबसे छोटी बेटी का, जो कहती है कि मैंने सोचा कि फूफा साहब बोर हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें जाकर नोवेल पढ़ के सुना दूँ। और आर्यन की बारी आने के बाद तो आर्यन का पूछो ही मत, इतना बड़ा मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि कॉलेज की कैंटीन के सैंडविच मामा साहब को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं वही लेकर जा रहा था। फिर क्या था, सबसे पहले तो दादी साहब आर्यन को कहती है कि हंसना बंद करो, उसके बाद सबको घूर कर देखने लगती है। तो फिर क्या था, मनीषा अपनी कतराती हुई आवाज़ में पूछने लगती है कि क्या हम जाए, जिस पर दादी साहब हामी में गर्दन हिलाती है और उसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। भाई ये तो देख लीजिए मनीषा किस तरह से अपनी गर्दन को नीचे रख कर जा रही है। जी हाँ, मनीषा अपनी गर्दन को किस तरह से नीचे रख कर जा रही है, मानो कोई बैल हो जो सींग मारने जा रहा हो। भाई सब तो चले जाते हैं, पर उसके बाद इतने बड़े पोद्दार हाउस में दादी साहब अकेली खड़ी होती है और अपने घर को निहार रही होती है। तभी उन्हें पीछे से अभीरा की आवाज़ आती है। दादी सा कहकर अभीरा मुड़कर देखती है, तो दादी सा मुड़कर देखती है अभीरा को, तो उसे महसूस होता है कि अभीरा उन पर हंस रही होती है। जी हाँ, अभीरा उन पर हंस रही होती है, ये कहते हुए कि दादी सा के इतने बड़े घर को अभीरा ने खंडर बना के रख दिया है। दादी सा इतने बड़े घर में अकेली है, जिस पर दादी सा अभीरा को धमकाते हुए अपनी
गहरी आवाज में कहने लगती है कि ये लड़की, तुझे क्या लगता है कि तू जीत गई है? तू जीती नहीं है, तू हार जाएगी। हम तुझे इस बार इस तरह से हराएंगे कि पूछो मत। जी हाँ, इस बार अब तक तो हमने तुझे बच्ची समझकर छोड़ दिया था, पर अब लड़ाई टक्कर की होगी और हम तुम्हें हरा ही देंगे। तब अभीरा पूछने लगती है, हरा ही देंगे? कब तक हराएंगे? क्योंकि आप तो पूरी तरह से हार चुकी है, क्योंकि जिनके लिए आप लड़ने की कोशिश कर रही है वो पूरा परिवार तो अब मेरे साथ है। जी हाँ, आपका पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। और किसके लिए लड़ेंगे आप? जिस परिवार के लिए लड़ने की आप बात कर रही है वो पूरा की पूरा परिवार अब मेरे साथ है और आपका पूरा परिवार आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। फिर क्या था? दादी सा के होश उड़ जाते हैं। आगे कुछ कहे दादी सा, इससे पहले उन्हें महसूस होता है कि दादी सा ने तो खुले आंखों से सपना देखा है। भाई ये सपना इतना ज़्यादा डरावना था कि दादी सा के पसीने छूट जाते हैं। तो यहीं पे हम लोग देख पाते हैं कि आउट हाउस